आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। सिर्फ शेख साहब आमदार नहीं है, हम समझते हैं, लेकिन वहां का आमदार जो नहीं कर सकेंगे उतनी अच्छी काम और शहर को ये विश्वास निर्माण कराने की कोशिश हम करेंगे कि आसिफ शेख साहब ही अगला आमदार होना चाहिए। और इसीलिए आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊ या साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊ या साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया लाला। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊ या साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। जो बात मैंने कभी नहीं बोला, आज मैं बोलना चाहता हूं कि जब मैं विधानसभा के अंदर 2014 में चुनकर आया और 19 तक 5 साल मैंने विधानसभा के अंदर विरोधी पक्ष के आमदार के रूप के अंदर जब काम किया, तो यकीन जानिए आप, अगर किसी ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया और किसी से ज्यादा मैं मुतासिर हुआ तो वो जयंतराव पाटिल साहब। और अजीत दादा पवार साहब है। मैंने सभागृह के अंदर, विधानसभा के अंदर पाटिल साहब के भाषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनका इतना अभ्यासु भाषण, इतना स्टडी उनको हुआ करता था कि जब वो खड़े रहते थे तो वो ये कोशिश करते थे कि महाराष्ट्र के हर समाज को न्याय देने का काम, और सरकार अगर काला कानून बनाती है तो उससे मुकाबला करने का काम और कायदे की चौकट के अंदर, कायदे के अंदर बैठाकर उनको उत्तर देने का काम जयंतराव पाटिल साहब किया करते थे। मैं उनसे बहुत प्रभावित। कभी कभी ऐसा लगता था कि हमारे कांग्रेस पक्ष के जो हमारे नेतागण थे वो जवाब नहीं दे पाते थे विधानसभा के अंदर। हमने खुद देखा, मैं कुछ आज इनके मुंह पे तारीफ कर रहा हूं ऐसा नहीं है, बल्कि जब इनका भाषण शुरू होता था, अगर ये 1.5 घंटा भी भाषण करे, 2 घंटा भी भाषण करे, तो मैं मेरी चेयर से उठ के बाहर भी नहीं जाता था कि ऐसी कौन सी चीज मुझसे छूट जाएगी जो मुझे इनसे सीखने मिली। और मैंने जो सीखा हूं इनके भाषण से, मैंने बहुत कुछ सीखने का मौका, बिल के ऊपर कैसा बोलना, चर्चा के ऊपर कैसे भाग लेना, मैं सब कुछ सीखने का काम मैंने इनके भाषण से किया, जयंत पाटिल साहब के भाषण से किया, अजीत दादा के भाषण से सीखा हूं। और यकीन जानो बहुत सीखने को मिला और प्रभावित होकर मैंने जब इस महाराष्ट्र के अंदर देखा कि भारतीय जनता पार्टी से कौन सा पक्ष मुकाबला कर सकता है, कौन सा नेता मुकाबला कर सकता है, तो आदरणीय शरदराव पवार साहब को। आप अगर देखेंगे तो इस राज्य में, इस देश के अंदर कोई भी ये नहीं बोलता था कि जब 2019 का रिजल्ट आया,
सब यही बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, उनकी सरकार बनेगी। किसी ने नहीं सोचा। और उसके बाद जो मुस्लिम समाज ने विधानसभा के पहले जो आंदोलन शुरू किया था इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, जो एनआरसी CAA लगाने का जो काला कानून इस भारतीय जनता पार्टी ने जो लागू किया इस देश के अंदर, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस महाराष्ट्र के अंदर होती तो जरूर वो कायदा यहाँ लागू हो जाता। लेकिन हमको मुबारकबाद देना है, हमको शरद पवार साहब को सलाम करना है कि उन्होंने 3 पक्षों को एकत्र करके शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को एक करके सरकार बना दिए। और आज अगर इस महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक समाज अगर सेफ है तो सिर्फ शरद पवार साहब की वजह से सेफ है, जो काले कानून इस महाराष्ट्र के अंदर लागू नहीं हो रहे, जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र से ला रही है। तो इसके लिए अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, अगर कोई नेता, कोई पक्ष हमारे पीछे अगर मजबूती के साथ खड़ा है, अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने का काम अगर कोई नेता कर सकता है तो हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब है। हम लोगों को 2 लोगों को रोकना है, आने वाले महापालिका हो या आगे आने वाली विधानसभा हो या लोकसभा के अंदर है। एक भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो बी टीम है MIM, इन दोनों को हमको रोकने का काम और उनसे अजीत दादा, मैं, हम दोनों ने साथ बैठ के बहुत बातें आसिफ शेख साहब से की है, साहब के साथ भी हमारी बात हुई है। और आने वाले 2024 के चुनाव में किसी भी हालत में इस शहर में राष्ट्रवादी का प्रतिनिधि आमदार करके चुन के आना चाहिए। उसके पहले नगर पालिका आएगी और महानगर पालिका के चुनाव में भी जो भी ताकत चाहिए वो आसिफ शेख साहब के पीछे और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं के पीछे हम लगाएंगे। कोई भी हालत में महानगर पालिका में अपनी निर्णायक और मेजॉरिटी आने की आवश्यकता है। 70 साल में MIM के 2 खासदार है, 70 साल में। और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये पार्टी 22 साल की पार्टी है। इस 22 साल में पवार साहब ने तारिक अनवर साहब को राज्यसभा पर लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री किया, माजिद मेमन साहब को राज्यसभा पर खासदार किया, फौजिया खान मैडम को राज्यसभा पर खासदार किया, मोहम्मद अफजल साहब लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खासदार है। यानी 22 साल में हमारे 4 खासदार है। आज महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में नवाब मलिक साहब हो, हसन मुशर्रफ साहब हो, इनको मंत्री बनाया। फौजिया खान मैडम भी 2014 से पहले विधान परिषद पर लेकर उन्हें राज्य मंत्री बनाया था। आज विधान परिषद में बाबा जानी दुरानी हो, खाजा बेग साहब हो, इनको वहां पर काम करने का मौका दिया। आज मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता जिसके घर में कभी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं था, वो महाराष्ट्र का राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता अध्यक्ष बोलकर आपके सामने खड़ा है। साहब 4 कार्याध्यक्ष बनाने की उनकी डिमांड है और कैसे करेंगे? तो जयंत पाटिल साहब ने बोला, आसिफ भाई ने बोला है ना तो कर दो। MIM का आमदार है और मेरी नजर में MIM और BJP यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। MIM ये BJP की भी टीम है। मेरे मायने में MIM मतलब मोदी इंपोर्ट मेंबर। और जहां जहां BJP स्ट्रांग होती है, जहां जहां MIM स्ट्रांग होती है, वहां वहां हमारे नौजवान साथियों के दिमाग अलग जगह लेके उनको पहला फुसलाकर हिंदू मुस्लिम समाज में किस तरह से तेड़ आएगी, किस तरह से माहौल खराब होगा, यही काम करने वाली ये 2 पार्टियां हैं। जिस तरह से RSS काम करती है, जब RSS काम करती है और हिंदू समाज के बारे में बोलती है, तब हम सेकुलर होने के नाते RSS को गलत बोलते हैं। उसी तरह जब मुस्लिम की बात कर हिंदू समाज के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो सेकुलर बोल के हमें उसे ही गलत कहना चाहिए, तो ही हम सही मायने में सेकुलर। और वो काम MIM पार्टी हमेशा से करती आ रही है। MIM पार्टी क्या है ये मैं आपको यहां बताने से 15 तारीख को आसिफ भाई ने बुलाया है, वहां पर तो आकर मैं बताऊंगा, मगर खास तौर से कुछ बातें मैं मेरे नौजवान साथियों को यहां पर कहना चाहता हूं।
जब जब माइनॉरिटी में कोई आफत आती है, माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ बात होती है, तो माइनॉरिटी के पीछे खड़े रहने का काम इस देश में एक ही नेता सबसे पहले करता है, और उस नेता का नाम शरद पवार साहब है। आप जिस वक्त ट्रिपल तलाक का कानून आया, मेरे को याद है औरंगाबाद के उस प्रोग्राम में मैं था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मोर्चा था, आदरणीय पवार साहब वहां पर थे, और जब कानून आने के बाद पवार साहब ने खुलेआम उस कानून का विरोध करते हुए कहा था कि मोदी सरकार को किसी की शरीयत पे दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। ये कहने वाले देश में पहला नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब थे। जब एनआरसी सीए का कानून आया, तब सबसे पहले, जब तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ये काला कानून महाराष्ट्र में लागू न होने नहीं देंगे, ये कहने वाले हमारे नेता शरद पवार साहब थे। आपको याद होगा, एक टाइम ऐसा था कि बीजेपी और आरएसएस ने ऐसा माहौल देश में पैदा किया था कि मुस्लिम बोले तो आतंकवादी चेहरा सामने आता था, और उस समय कोई भी बड़ा नेता बोलने के लिए कतराता था। मगर उस समय आदरणीय पवार साहब ने एक बात कही थी कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, वो किसी भी समाज से हो सकता है, सिर्फ एक समाज को टारगेट करना गलत बात है। और उसके बाद आपके मालेगांव बम स्फोट में प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को अटक किया था, और उसके बाद देश में और महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज की तरफ देखने का रुझान पूरे देश का वहां पर बदल गया था। ऐसे हमारे नेता आदरणीय पवार साहब है। आसिफ भाई का मैं दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने सही मायने में पहले ही जयंत पाटिल साहब के साथ आना चाहिए था, और जयंत पाटिल साहब के दिल में उनके बारे में क्या प्यार है ये हमने देखा है। उनके जब हम कभी इतने कार्याध्यक्ष बनाते नहीं है, मगर साहब को जब मैंने बोला कि साहब 4 कार्याध्यक्ष बनाने की उनकी डिमांड है और कैसे करेंगे, तो जयंत पाटिल साहब ने बोला आसिफ भाई ने बोला है ना तो कर दो। इसलिए पार्टी भी ताकत से उनके साथ खड़ी है, और ये पार्टी ऐसी पार्टी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें